छोटा गोलू भूख से परेशान होकर अनाज के डब्बे ढूंढने लगा, लेकिन इस बार उसे निराशा ही हुई। उसने कुछ देर से सोचा, बेचारा, और हर डब्बे को हटाकर देखने लगा। कुछ चावल, गेहूं, दाल के दाने आसपास गिरे हुए मिले। उसने उन्हें उठा लिया, एक बर्तन में उन्हें धोकर फिर पानी में मिलाकर नमक हल्दी डालकर चूल्हे पर रख दिया। अब तो कुछ लाल टमाटरों को ढूंढना पड़ेगा, वरना कुछ दानों से अपने पेट के चूहे नहीं मानेंगे। मन्नू चाचा के खेत में बड़े बड़े टमाटर रहते हैं। कुछ ही देर के बाद गोलू के हाथ में मन्नू चाचा के खेत के कुछ टमाटर आ गए थे। बहुत भूख लगी है, 2-4 टमाटर पेट में डाल दूं, तब आगे बढ़ूं। गोलू टमाटर खा रहा था, इतने में मन्नू चाचा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। क्या रे गोलुआ, चोरी करने के लिए मेरा ही खेत मिला था? इतने सारे टमाटर तोड़ लिए। आज के बाद अगर मेरे खेत के आसपास नजर भी आया तो समझ कर रखना, मार मार कर तेरा सर गंजा कर दूंगा। चाचा बहुत भूख लगी थी, सो टमाटर खा लिया, मैं चोर नहीं हूँ। दूसरों की चीज बिना पूछे ले लेना चोरी नहीं तो क्या धर्म कर्म कहलाता है। तुझसे तो वो भिखारी अच्छे हैं जो चोरी नहीं करके भले मांग कर खाते हैं। बाकी के टमाटर रख दे और भाग कर जा यहाँ से। मैं तेरी गंदी सूरत देखना नहीं चाहता हूँ। गोलू अपमान का घूंट पीकर चुपचाप वहाँ से चल पड़ा। वो अपने आप को आज बहुत छोटा महसूस कर रहा था। पेट की भूख के लिए इतनी बेइज्जती होगी उसने सोचा भी नहीं था। वो रुआंसा हो गया था। क्या करूं? कहाँ जाऊं? कोई काम भी नहीं मिलता। बचपन से ही दुत्कार और गालियां ही तो मिली है। कोई रिश्तेदार भी मेरी मदद करने नहीं आता। इस जिंदगी से अच्छा होता कि मैं भी माँ बाबूजी के साथ ही मर गया होता। इस जिल्लत की जिंदगी से तो मौत बहुत अच्छी है। गोलू घर पहुँचा और उसे चूल्हे पर जलने की बू आई। अरे बाप रे, जो था वो भी गया। कुछ दाने थे वो भी खाने के काम नहीं आए। बाप रे, सब के सब जल गए। उतार कर देखता हूँ कुछ तो बचा होगा। अरे हाँ, ऊपर के थोड़े दाने बच गए हैं। मेरी गलती से सब हुआ है। भूख का मारा गोलू बेचारा उन जले हुए दाने को खाने पर मजबूर हो गया। वह उस जले हुए खाने को मुंह बनाकर खाता चला। मुंह कड़वा हो गया, लेकिन पेट को थोड़ी राहत मिली है। जिंदगी में भी बड़ी कड़वाहट है, लेकिन उसका सामना तो करना ही पड़ता है। मैं इस कड़वाहट और संघर्ष का सामना करूंगा, लेकिन चोरी नहीं करूंगा, गलत कदम नहीं उठाऊंगा। देखना है जिंदगी कितनी इम्तिहान लेती है। आज उसे अपने माँ और बाबूजी की बहुत याद आ रही थी। कुछ देर बैठकर वो कुछ सोचता रहा। फिर पेट की भूख ने उसे बैठने नहीं दिया। वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला, जंगल की तरफ चल पड़ा। उसे कहाँ जाना था यह वो नहीं जानता था, फिर भी वो चलता चला गया। बहुत दूर चलते चलते उसे एक गुच्छेदार फलों का पेड़ दिखाई पड़ा। उसके कदम रुक गए। ऊपर वाले का शुक्र है, ये जंगल है, यहाँ के फलों का स्वाद चख ही सकता हूँ। ये कोई चोरी नहीं होगी। अरे, ये तो लीची का पेड़ है। बस फिर क्या था, गोलू ने लीची के गुच्छे तोड़ लिए। कुछ लीचियाँ थी और उन्हें वो ना गिनते हुए खाने लगा। रस्सेदार लीची का मजा आने लगा। बहुत मीठा स्वाद है। किसी ने सच ही कहा है, सब्र का फल ना मीठा होता है। शायद उसने भी बड़ी देर के बाद लीची जैसा फल खाया होगा। गोलू इतना कहते ही लीची के पेड़ से आवाज आई। मेरे दोस्त, हिम्मत और मेहनत का फल भी मीठा होता है। अरे वाह, तुम तो बोल सकते हो। मेरी समझ में ये नहीं आया कि किस क्षेत्र में मेहनत करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। जहाँ चाहो वहीं मेहनत कर सकते हो, अगर इरादे पक्के हैं और हौसला बना रहे तो।
हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत दुख सहा है। उन दुखों ने ही तुम्हें मजबूत बना दिया है। अब तुम्हें मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ना होगा। कोशिश करके देखो, सफलता अवश्य मिलेगी। आसपास नजर दौड़ाओ, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। गोलू का पेट भर गया था। उस पर लीची की बातों ने गहरा असर किया। उसने आसपास नजर दौड़ाई। ये जगह तो बहुत अच्छी है। बहुत ही प्यारा लीची का पेड़ भी है। पास में नदी भी बह रही है। सामने खाली जमीन भी है। साग सब्जी और अनाज की खेती हो सकती है। बस एक छोटी सी कुटिया बनानी पड़ेगी। जमीन को सही करके खेत बनाना होगा। अब घर चलता हूँ और सामान लेकर 1 या 2 दिन में यही बसेरा करता हूँ। दोस्त, बहुत सही राह पर निकले हो। मंजिल की पहचान भी हो गई है। गोलू अपने दुख भूल गया। उसके जीवन में नई योजना जन्म लेने लगी। वो घर गया और उसने अपने मन में नए आशियाने तो बनाने का पूरा खाका तैयार कर लिया। 2 दिन के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। उसने एक खच्चर पर घर का सारा सामान लाद लिया था। आज वही रास्ते उसे प्यारे लग रहे थे। जब रास्ते मंजिल से ज्यादा खूबसूरत बन जाते हैं, तब सफर का मजा ही कुछ और होता है। उसके मन में नया हौसला जन्म ले चुका था। वो चलते चलते अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने अपना सामान उतारा और आसपास नजर डाली तो चौंक गया। उसने पहले जहां लीची का फल खाया था, आसपास लीची के कई छोटे पौधे उगाए थे। अरे, इतनी जल्दी लीची के बीज से पौधे बन गए और बड़े भी हो गए। ये कैसी लीला है मुरली वाले की। 1 2 3 4, अरे पूरे 15 पौधे हैं। हाँ, अब मुझे भी कुछ करना होगा। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। अब मैं इन सभी पौधों को सम्मान की जगह पर लगा दूंगा। एक दूसरे के बीच में दूरी बनी रहेगी तो ये फलेंगे और बहुत सारे फल भी देंगे। गोलू ने बड़ी मेहनत करके लीची के सभी पौधे अलग अलग जगहों पर लगा दिए। उसने अपने रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया भी बना दी। इसके बाद उसने मुड़कर देखा तो बड़ा लीची का पेड़ बहुत सारे फलों से लद गया था। प्यारे दोस्त, तुमने मेहनत की है तो फल अवश्य मिलेगा। मैं जमीन को सही करके खेत बनाना चाहता हूँ। चारों तरफ सिंचाई का इंतजाम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है, औजार नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे फल किस दिन काम आएंगे? यही तुम्हारे लिए राह बनाएंगे। समझ गए? समझ गया दोस्त, सब कुछ समझ गया। जिसके सर पर तुम्हारे जैसे दोस्त का हाथ हो, उसकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। गोलू ने बहुत सारे लीची के फल तोड़े और बाजार में ले जाकर बेच दिया। बहुत ही उम्दा लीची होने के कारण भाव भी बहुत अच्छा मिला। गोलू ने अच्छा औजार खरीदे और कुछ घर का सामान खरीदा और खच्चर पर लादकर अपने निवास स्थान के पास चला आया। गोलू ने आसपास की जमीन को खेती लायक बनाना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ लीची के छोटे छोटे पौधे बड़े होने लगे। वो बहुत ही जल्दी तैयार हो गए। वो दिन भी आ गया जब सारे लीची के पेड़ बहुत सारे फलों से सज गए। दूसरी तरफ गोलू ने साग सब्जी और अनाज की खेती भी की। उसे व्यापार में अच्छा खासा लाभ होने लगा और माली हालत सुधरने लगी। उसने एक शेरू नाम का कुत्ता भी पाल लिया। एक दिन जोरों की बरसात होने लगी। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। पास की नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी गोलू के घर तक आ गया। शेरू भौंकने लगा। गोलू घर के बाहर आ गया। अरे बाप रे, इतना पानी! सब कुछ डूब गया। चलो शेरू, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। गोलू अपने खच्चर और शेरू के साथ वहाँ से चल पड़ा। लीची के पेड़ ने पास में एक ऊंचा टीला बना दिया। गोलू, सबके साथ टीले पर विश्राम करो। प्रकृति के कोप से मत डरो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
दूसरे दिन गोलू ने देखा तो उसकी कुटिया पानी में बह गई थी। वहाँ कुछ भी शेष नहीं था। सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब कुछ मिट गया। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सारी बचत की हुई दौलत भी बह गई। शायद इसलिए यहाँ लोग बसेरा नहीं करते। अब सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा? गोलू ने लीची के पेड़ की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखा। वहाँ से रोशनी आई। दूसरे ही पल गोलू के लिए एक शानदार घर तैयार हो गया। शेरू आसपास दिखाई नहीं पड़ रहा था। शेरू, कहाँ चले गए? अब तो घर भी बन गया। इतने में गोलू ने शेरू को अपने मुंह में एक पोटली लटकाए आते हुए देखा। गोलू ने दौड़कर वो पोटली ले ली। उसकी बचत की सारी कमाई उस पोटली में ही तो थी। वाह मेरे शेरू, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर से माला माल कर दिया। मेरे दोस्त गोलू, चारों तरफ नजर दौड़ाओ और लीची के फलों को बाजार पहुंचाओ। बड़े व्यापारी तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। गोलू ने देखा सामने व्यापारी गाड़ी लेकर लीची लेने के लिए और पैसे देने के लिए खड़े हो गए हैं। हाँ दोस्त, मुश्किल आती है लेकिन उनके बीच से ही राह भी निकल आती है। तुम्हारे कड़े संघर्ष के छालों ने ही तुम्हें बुलंदी पर पहुंचाने की राह बनाई है। गोलू दौड़ता हुआ गया और प्यार से लीची के पेड़ से लिपट गया। ख्याति एक अनाथ बच्ची थी। छोटी सी उम्र में ही उसकी माँ ने उसे एक अनाथ आश्रम के पास छोड़ दिया था और खुद आत्महत्या करके इस दुनिया से विदा हो गई। दरअसल ख्याति एक बिन ब्याही माँ के कोख से जन्मी बच्ची थी। समाज के डर के मारे उसने ये कदम उठाया था। ख्याति की मौसी लता को जैसे ही पता चला कि वो एक अनाथ आश्रम में है, वो उसे वहां से निकालकर अपने साथ अपने घर ले आई। लता के हाथों में बच्चा देख लता का पति सुधीर आश्चर्य में पड़ गया। ये बच्ची किसकी है? तुम कहाँ चली गई थी? सुबह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये बच्ची मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली। उसे रोता देख मुझसे रहा न गया और मैं उसे अपने साथ ले आई। लता अपने पति से झूठ कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मरी हुई बहन का नाम बदनाम हो। अच्छा हुआ तुम इसे अपने साथ ले आई। बेचारी बच्ची कितनी मासूम है। न जाने कैसी निर्दयी माँ है जिसने ऐसी फूल सी बच्ची को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। सुधीर और लता ख्याति को अपनी बेटी की तरह पालने लगे। कुछ ही समय में ख्याति उनकी लाडली बन गई। एक दिन लता श्रृंगार कर रही थी, तभी नन्ही ख्याति ने अपने लड़खड़ाते कदम से अपनी माँ के पास आई और वहाँ रखा हुआ नेल पॉलिश लेने लगी। उसकी ऐसी मासूम हरकत देख लता मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अले मेरी नन्ही परी को क्या चाहिए? आपको ये नेल पॉलिश लगानी है? हाँ माँ, मुझे नेल पॉलिश लगा दो। लता अपनी छोटी सी गुड़िया को नेल पॉलिश लगाती है। अपनी माँ को देखकर ख्याति को भी मेकअप और नेल पॉलिश से लगाव हो गया था। वो आए दिन अपनी माँ से नेल पॉलिश लगवाने लगी। कई साल बीत गए और देखते ही देखते वो बड़ी हो गई। एक दिन सुधीर और लता आंगन में बैठे हुए थे, तभी उनकी एक पड़ोसन उनके घर आती है। नमस्ते भाभी जी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए कैसे आना हुआ? अरे भाभी जी, आपकी बेटी के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता आया है। आप कहो तो बात आगे बढ़ाऊं? लड़का बहुत ही बड़ा खानदान से है। आपकी बेटी राज करेगी, राज। लता और सुधीर रिश्ते की खबर सुनकर खुश हो जाते हैं। तभी सुधीर पड़ोसन से कहता है, अरे भाभी, अगर आप लड़के और उसके परिवार को जानते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है। हमें शादी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी ख्याति से इस बारे में बात कर लूं। उसे कोई आपत्ति तो नहीं है तो हम उसकी शादी करवा देंगे। सुधीर और लता अपनी बिटिया ख्याति को रिश्ते की बात बताते हैं। ख्याति अपनी माता पिता की हर बात मानती थी। आप लोग तो जानते ही हो कि मैं आपकी कोई भी बात को नहीं टालूंगी।
वैसे भी आज तक आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी निर्णय लिया है वो हमेशा सही ही रहा है। तो शादी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय आपने कुछ सोच समझकर ही लिया होगा, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हमें तुमसे यही आशा थी। अब जब तुम हाँ कह ही दिया है, हम बिना किसी देरी के लड़के और उसके परिवार से मिलकर तुम्हारी शादी तय कर देते हैं। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है पिताजी, जैसा आप ठीक समझे। सुधीर और लता लड़के वालों से मिलने उनके घर जाते हैं। वहां जाकर उन्हें लड़का और उनका परिवार दोनों ही बहुत पसंद आता है। वे तुरंत मुहूर्त निकालकर उनकी शादी पक्की कर देते हैं। कुछ दिनों बाद ख्याति की शादी हो जाती है। वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। शुरू में ख्याति अपने ससुराल में काफी खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने पति रोहन की असलियत पता चलने लगी। रोहन को जुआ खेलने का बहुत शौक था और वो रोज रात दारू पीकर घर आता और ख्याति को मारता था। एक दिन अपने जुए की लात के कारण रोहन अपना सब कुछ हार जाता है। रोहन की माँ को इस बारे में जानकारी मिलती है। मुझे तुझे अपनी माँ कहते हुए शर्म आ रही है। 1000 बार समझाया था तुझे कि ये सब बुरे काम छोड़ दे, ये सब चीजें तुझे सिर्फ ले डूबेगी, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। रोज रात आकर मेरी बहू को मारता पीटता है। तू निकल जा यहाँ से। तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तेरी वजह से हमारे सर से छत भी चली गई। अब क्या हमें मार कर ही दम लेगा? मुझे माफ कर दो माँ, मैं नशे में था। मेरे दोस्त ने चालाकी से मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मेरी लत के कारण मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। अब मैं आप लोगों को गवाना नहीं चाहता। मत रोइए, आपने जो कुछ भी किया वो सब नशे में किया। अब से आप कसम खाइए कि आप ये सब बुरी आदतें छोड़ देंगे और अपने काम में ध्यान लगाएंगे। आज हमारे सब कुछ छीन गया है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम फिर से सब कुछ हासिल कर लेंगे। जैसे तैसे रोहन रहने के लिए एक लकड़ी की झोपड़ी बनाता है। रहने को छत तो मिल गई, लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी न था। ख्याति ने अपनी इस हालत के बारे में अपने माता पिता से कुछ भी नहीं बताया। रोहन काम की तलाश में दर बदर भटकने लगा। वो तलाश करते करते थका हारा एक कुएं के पास बैठ अपने आप को कोसने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कहाँ मैं एक आलीशान घर में रहता था और कहाँ आज एक झोपड़ी में रह रहा हूँ। आज मेरी वजह से मेरी माँ और पत्नी को भी कष्ट उठाना पड़ रहा है। हम अपना पेट काट काट कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे जैसा नालायक पति और बेटा भगवान किसी को ना दे। रोहन बहुत पछता रहा था। उसको रोता हुआ देखकर अचानक एक आवाज आती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्यों रो रहे हो? रोहन वहाँ देखने लगा। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे से बोल रहा हूँ। कौन है आप? आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जरा मेरे सामने तो आइए। अरे तुम जिसके पास में बैठे हो, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। रोहन पीछे देखता है तो उसे कुआं दिखाई देता है। यहाँ तो कोई नहीं है सिवाय एक कुएं के, और ये आवाज तो कुएं से ही आ रही है। सही पकड़े, मैं कुआं ही बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई नेल पॉलिश कुआं हूँ। मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा तो सोचा कि तुमसे इसका कारण पूछ लूं। रोहन जादुई नेल पॉलिश कुएं को सब कुछ बता देता है। सारी बात सुनकर पहले तो जादुई नेल पॉलिश कुएं को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने रोहन का पछतावा देख उसकी मदद करने की सोचने लगा। तुमने अब तक बड़ी गलतियां की है, लेकिन तुम्हारी धर्मपत्नी का पुण्य तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे आगे खड़ा है। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी कुछ शर्त है। मेरी मदद से तुम्हें जो भी लाभ होगा उसे तुम गरीबों में भी बांटोगे और उनकी मदद करोगे। तुम सही राह पर चलोगे तो हमेशा सफल रहोगे। हाँ, मैं आपकी सारी बात मानूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। तो ठीक है, मुझ में से तुम एक नेल पॉलिश निकाल लो और उसे अपनी नेक धर्मपत्नी के उंगलियों में लगा दो। फिर देखना चमत्कार।
रोहन खुश होकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। ख्याति रोहन के कहने पर वो नेल पॉलिश अपने हाथ में लगा लेती है। आपके कहने पर मैंने नेल पॉलिश तो लगा लिया, लेकिन इससे कुछ फायदा तो नहीं हुआ। कहीं आप दोबारा पी कर तो नहीं आए हो? अरे नहीं बाबा, मैंने कोई नशा नहीं किया है। मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वो सब सच है। अगर ये सब कुछ सच होता तो हमें कोई चमत्कार जरूर दिखाई देता। ये आपका कोई वहम होगा। आप वो सब बातें भूल जाइए और घर के बारे में सोचिए। ख्याति इतना कहकर घर के बाहर जाती है और साफ सफाई करने लगती है। वो जैसे ही झाड़ू लेती है, अचानक से देखती है कि घर अपने आप साफ हो जाता है। उससे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। फिर वो बर्तन धोने जाती है। बर्तन छूते ही सारे बर्तन साफ हो जाते हैं। ख्याति अपने सास और पति को बुलाती है। क्या हुआ, क्यों बुला रही हो? अरे आपकी बात तो सच हो गई। सच में एक जादुई कुएं की नेल पॉलिश है। मैंने अभी जैसे ही झाड़ू को हाथ लगाया तो पूरा घर अपने आप ही साफ हो गया। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। ख्याति अपनी झोपड़ी को छू लेती है। झोपड़ी छूते ही वो एक आलीशान महल में बदल जाता है। ख्याति और उसका परिवार ये चमत्कार देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे उस जादुई कुएं की नेल पॉलिश की वजह से व्यापार में बहुत तरक्की होती है और वे लोग अमीर बन जाते हैं। रोहन गरीबों की मदद करने लगता है। वो बड़ा अमीर बन जाता है। कुछ दिनों के बाद दौलत से अंधा होकर रोहन गरीबों को भूल जाता है। उनकी धर्म पत्नी उसे समझाती है, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अचानक उसके व्यापार में घाटा होने लगता है। उसके पास रुपए पैसों की कमी हो जाती है। कर्ज बढ़ जाता है। ख्याति, अब क्या करूं? सारा व्यापार चौपट हो रहा है। मैंने तो आपको समझाया था, लेकिन आप नहीं माने। आप अपने वादे भूल गए और उसका यही अंजाम हो रहा है। आप नेल पॉलिश के जादुई कुएं के पास जाइए। रोहन जादुई कुएं से मिलने के लिए चला जाता है। उसे रास्ते में जो भी गरीब भिखारी मिलते हैं वो उन्हें रुपए पैसे देता हुआ चला जाता है। कुछ देर के बाद वो जादुई कुएं के पास पहुंच जाता है। रोहन, तुम अपना वादा भूल गए थे। तुम्हारी नेक धर्म पत्नी के कहने पर तुमने पुनः सही राह पकड़ ली है। अब उसे मत छोड़ना। ये लो, मैं तुम्हें फिर से एक नेल पॉलिश दे रहा हूँ। ये भी तुम्हारी धर्म पत्नी के लिए ही है। रोहन हाथ जोड़कर जादुई कुएं को धन्यवाद कहकर घर की तरफ चल पड़ता है। रोहन अच्छे कर्म करके और अपना वादा पूरा करते हुए एक बहुत ही कामयाब आदमी बनता है। वे गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने लगते हैं। ऐसा लगता है रोहन और उसका परिवार एक अच्छी और सुखद जिंदगी व्यतीत करने लगता है। बहुत साल पहले की बात है। सुकन्या नाम की एक अध्यापिका को एक दूर दराज गांव की कन्या पाठशाला में पढ़ाने की नौकरी मिल गई। 2 कमरों की पाठशाला थी। 3 कक्षाएं अंदर चलती थी और बाकी की 2 कक्षाएं पाठशाला के प्रांगण में चलती थी। सुकन्या की कक्षा में कुल 5 लड़कियां पढ़ती थी। पहले ही दिन इतने कम छात्राओं को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। बेटी सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। राधा, ये बताओ इस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं पढ़ती हैं? पहले कुल 6 छात्राएं थी, अब तो 5 ही रह गई। फुलवा पढ़ाई छोड़कर चली गई है। फुलवा कहाँ चली गई? जी अपने ससुराल चली गई है। उसका विवाह हो गया। सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। फुलवा की उम्र क्या थी? 10 साल की रही होगी। विवाह के पहले विवाह के नाम पर बहुत खुश रहती थी, लेकिन बाद में जब मायके आई तो माँ से रो रो कर कहती थी, अब नहीं जाऊंगी। कुछ देर के बाद जब मध्याह्न की छुट्टी हुई, तब सभी छात्राएं बुलाए जाने पर अध्यापिका सुकन्या के पास आ गई। सभी छात्राओं के शरीर पर फटे पुराने कपड़े उनकी गरीबी की दास्तान सुना रहे थे। सुकन्या का ध्यान उनके पैरों पर गया तो आश्चर्य में पड़ गई।
किसी के पैर में चप्पल या सैंडल नहीं थी। तुम लोग चप्पल सैंडल नहीं पहनती? हमने चप्पल कभी नहीं पहनी है। फूलवा को लाल रंग की सैंडल मिली थी जब वो विदा होकर ससुराल जा रही थी। तुम्हें कपड़े कौन सिलवाता है? हमारे बाबू। बड़ी दीदी को सिलवाया था, उसके बाद छोटी दीदी ने पहना। इस साल मैं पहन रही हूँ। ठीक है, तुम लोग जाओ। पांचों छात्राएं चली गई, लेकिन सुकन्या अपनी कुर्सी पर ही सोचते हुए बैठी रही। गरीबी का ऐसा आलम भी हो सकता है। बिना चप्पल और सैंडल के ये गरीब बच्चियां अपना जीवन बिता रही हैं। पाठशाला में पढ़ते पढ़ते ही अचानक विवाह हो जाता है। सुकन्या के मन में बड़ा अफसोस हो रहा था, उन पर दया भी आ रही थी। दूसरे दिन राधा देरी से पाठशाला में आई। वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। क्या हुआ राधा, तुम ठीक से चल नहीं पा रही हो? जी, पैर में कांच का टुकड़ा लग गया। टुकड़ा निकाल दिया, लेकिन दर्द हो रहा है। बाबू ने हल्दी लगा दी थी, कह रहे थे ठीक हो जाएगा। तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था। अगर तुम्हारे पैरों में चप्पल होती तो ये खतरा ना होता। घर पर आराम नहीं मिलता, माँ की मार मिलती है। जब तक पाठशाला में रहूंगी, उनके द्वारा मार खाने से बची रहूंगी। बहन जी, चप्पल हमारे घर में कोई नहीं पहनता। माँ क्यों मारती है? वो इसकी सौतेली माँ है, बहुत मारती है। कितना दर्द, गरीबी और क्या क्या सह रहे हैं ये बच्चे। भगवान ही इनका उद्धार करे। पाठशाला से छूटने के बाद सुकन्या उन बच्चियों के बारे में ही सोचती चली जा रही थी। उसे रास्ते में एक 3 एकड़ में फैला हुआ बाग दिखाई पड़ा। उसमें बहुत सारे वृक्ष और फूलों के पौधे लगे हुए थे। सुकन्या ने एक लड़की से उस बाग के बारे में पूछा। बेटी, यहाँ आओ, ये बाग किसका है? ये कन्या पाठशाला का बाग है। सुकन्या ने ये बात सुने तो वो बाग के अंदर चली गई। बाग उसे बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी बाग है, यदि इसका रख रखाव ठीक से हो तो पाठशाला को अच्छी आय मिल सकती है। छात्राओं को भी इसका लाभ मिल सकता है। अरे, ये पौधे तो कमजोर है, इसे सहारे की जरूरत है। सुकन्या ने उस पौधों को सहारा देने के लिए एक रस्सी से उसे बांधकर उस रस्सी का दूसरा सिरा एक मोटे पेड़ से बांध दिया। वो पौधा सीधा हो गया। सुकन्या ने पूरे बाग का मुआयना किया और भविष्य की योजना उनके मन में आ गई। दूसरे दिन सुकन्या ने पाठशाला में उस बाग के पुनरुद्धार की योजना के बारे में चर्चा की। सुकन्या, देखो, ये पाठशाला बच्चों के पढ़ाई के लिए बनाई गई है। हमें इनकी पढ़ाई से ही संबंध रखना चाहिए। बच्चों से बागवानी कराना ठीक नहीं। हम 1-2 पीरियड श्रमदान के लिए रख सकते हैं। बच्चों की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, उन्हें सामुदायिक जीवन का ज्ञान होगा। मैं तो उनके अच्छे भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। सुकन्या का कहना ठीक है, हमें ऐसे सुधार के कार्य करने चाहिए। बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और हमारी पाठशाला का भी नाम होगा। शिक्षिका शशिकला ने सर झुका लिया। कुछ समय के बाद उसने छात्राओं को भड़काना शुरू किया, लेकिन कोई भी छात्रा उनकी बात से सहमत नहीं हुई। वे सब सुकन्या को अपना आदर्श मानती थी। सुकन्या छात्राओं को लेकर समय निकालकर उस बाग का रखरखाव करने लगी। साफ सफाई के साथ साथ सिंचाई भी होने लगी। कुछ दिनों के बाद राधा का ध्यान उस सहारा पाए हुए पौधे की तरफ गया, जो बड़ा पेड़ बन गया था। अरे, ये पौधा कुछ दिनों पहले गिर रहा था। मैंने इसे सहारा दिया और अब ये बड़ा पेड़ बन गया है। वो देखो, दूसरे पेड़ों में अच्छे फल भी आ गए हैं, फूल भी खिल रहा है। अरे वाह, वो देखो, पेड़ में सैंडल लटक रहे हैं, बहुत सुंदर है। हाँ, ये तो सचमुच बहुत प्यारे सैंडल है। इतने में पेड़ से आवाज आई। आपने मुझे आधार दिया, इसीलिए मैंने आपकी छात्राओं के लिए आवश्यक सैंडल का इंतजाम किया है। मैं आपके विचार जानता हूँ, इन सब से कहिए। सुकन्या ने छात्राओं को इशारा किया
और उन सब ने अपने लिए सैंडल पेड़ से ले लिया। राधा ने भी अपने पैरों में सैंडल पहन ली। मेरे पैर का घाव अभी ठीक नहीं हुआ है, क्या मैं सैंडल को पहनकर चल पाऊंगी? आप इसे पहनकर कदम तो आगे बढ़ाइए, इसके बाद इसका कमाल देखिए। राधा ने सैंडल पहनकर जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उसका जख्म का दर्द गायब हो गया। वो बड़ी खुशी खुशी चलने लगी। ये तो कमाल हो गया। ये तो वाकई कमाल है। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, हमें ये जादुई पेड़ मिल गया। इस बात के सारे फल और फूल आप लोगों के लिए है। आप बाजार में इन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा सकती हैं। उस पैसों से छात्राओं के जीवन में सुधार आ सकता है। सुकन्या और सभी छात्राएं ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। अब किसी भी छात्रा का पैर सूना नहीं रह गया। सबके पैरों में सुंदर सैंडल चमक रहे थे। सुकन्या ने सभी छात्राओं के साथ मिलकर बाग की काया पलट कर दी। बहुत सारे फल फूलों का अच्छा व्यापार शुरू हो गया। बहुत सारे धन की आय होने लगी। छात्राओं के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, किताबें और कॉपियां खरीदी गई। छात्राओं को अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी सुविधा और शिक्षा मिलने लगी। कन्या पाठशाला एक आदर्श पाठशाला बन गया।